करीब 10 वर्षों बाद रिया अपने गांव जयपुर आई है। इस गांव में उसका बचपन बीता है। यहाँ उसके दादाजी, ताया जी, ताई जी और उनके बच्चे व चचेरे भाई बहन हैं। ताया जी की बड़ी बेटी शिखा का विवाह है। चारों ओर धूमधाम है। कहीं हलवाई बैठा मिठाई बना रहा है, तो कहीं मसाले पीसे जा रहे हैं, तो कहीं दर्जी बैठा सिलाई कर रहा है और कहीं हंसी ठिठौली चल रही है। पर वो सबसे अनभिज्ञ घर की छत पर खड़ी प्राकृतिक सौंदर्य निहार रही थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, सामने दिखते बगीचे में नाचते मोर तथा नीचे कुएं से पानी भरती पनियारिन के दृश्य आज भी उसके जहन में बसे थे। वो सोचा करती थी, न जाने कैसे ये पनियारिनें सिर पर दो और बगल में एक पानी से भरे घड़े लेकर चल पाती हैं। ये सोच ही रही थी कि छत पर एक मोर दिखाई दिया। फोटोग्राफी का उसे बचपन से शौक था और जब से उसके हाथ में स्मार्टफोन आया है, हर पल को कैद करना उसका जुनून बनता जा रहा है। दीदी चलिए आपको गांव घुमा लाऊं, छोटी बहन प्रिया ने उसके पास आकर कहा। गांव घूमने की चाह उसके अंदर भी थी, इसीलिए वो उसके साथ चल पड़ी। पहले वो मंदिर लेकर गई। मंदिर परिसर में एक ही छोटा सा मंदिर और दिखा, रानी सती मंदिर। वहां पहुंचने के बाद रिया ने प्रिया की ओर आश्चर्य से देखा। दीदी, हमारी छोटी दादी अपने पति के साथ यहीं सती हुई थी। उनकी स्मृति में दादाजी ने उनके नाम से मंदिर बनवा दिया। जिस दिन वे सती हुई थी, उस दिन यहाँ हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। दूर दूर से औरतें आकर अपने सुहाग की मंगल कामना करते हुए उनके समान बनने की कस्में खाती हैं। श्रद्धा से नतमस्तक होते हुए प्रिया ने कहा, छोटी दादी सती हो गई थी, पर ये तो आत्मदाह हुआ। क्या किसी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया? आश्चर्य से रिया ने पूछा। ये तो पता नहीं दीदी, पर लोग कहते हैं कि वे अपने पति को बेहद चाहती थी। वे उनकी मृत्यु को सहन नहीं कर पाई। अंतिम क्षण तक साथ रहने की कामना के साथ वे शमशान घाट तक गईं। जब अग्नि ने जोर पकड़ लिया, तब वे चिता में कूद पड़ी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक उनका शरीर धू धू करके जलने लगा। उनको बचाने की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई थी। प्रिया ने कहा, ये घटना कब घटित हुई? करीब 40 वर्ष हो गए। प्रिया की बात सुनकर रिया अपने विचारों में खोने लगी थी। इस मंदिर की उसे याद क्यों नहीं है? बचपन की सब बातें याद थोड़ी रहती हैं। सोचकर मन को तसल्ली दी। फिर यहाँ रही ही कितना है वो, 4 वर्ष की थी, तभी अपने माँ पापा के साथ शहर चली गई थी। बीच बीच में कभी आती भी तो हफ्ता 2 हफ्ता रहकर चली जाती। पिछले 10 वर्षों से तो उसका आना ही नहीं हो पाया। कभी उसकी परीक्षा तो कभी भाई की। इस बार शिखा दीदी के विवाह को देखने की चाह उसे गांव लाई थी, वरना उसकी तो मेडिकल में प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग चल रही थी। वो तो आ गई, पर उसका भाई नहीं आ पाया। शहर की भाग दौड़ वाली जिंदगी में गांव की सहज, स्वाभाविक एवं नैसर्गिक स्मृतियां उसके जहन में जब तक आकर उसे सदा गांव से जोड़े रखती हैं। तभी विचारों के भंवर से निकलते हुए रिया ने प्रिया से कहा, तू कह रही है कि हर वर्ष यहाँ मेला लगता है तथा स्त्रियाँ उनके जैसा ही बनने की कामना करती हैं। हाँ दीदी, इसका अर्थ है कि हम सती प्रथा का विरोध करने के बजाय उसे बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रिया उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दे पाई। वे दोनों निशब्द आगे बढ़ते गए। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा था। वो उसे आत्मसात करने का प्रयत्न करने लगी। दीदी देखो, वो ट्यूबवेल याद है? यहाँ हम नहाया करते थे। यहाँ से देखो तो जहाँ तक नजर जा रहा है, वहाँ पूरी जमीन अपनी है। ये देखो, गेहूँ सरसों के खेत, ये मटर तथा गन्ने के खेत। दीदी गन्ना खाओगी? अचानक प्रिया ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं। रिया को गन्ना चूसना बेहद पसंद था। शहर में भी माँ गन्ने के सीजन में गन्ना मंगा लेती थी। वो और भाई आंगन में बैठकर आराम से गन्ना चूसा करते थे। अब जब गन्ने के खेत में पास खड़ी है, तब बिना गन्ना चूसे कैसे आगे बढ़ सकती है? प्रिया ने गन्ना तोड़ा और वे दोनों गन्ने का स्वाद लेने लगी। गन्ने की मिठास से मन की कड़वाहट दूर हो गई। घर लौटने से पूर्व उसने प्राकृतिक सौंदर्य को कैद करने के लिए कैमरा ऑन किया था कि कुछ लोगों के चिल्लाने व एक औरत के भागने की आवाज़ सुनाई दी। उसने प्रिया की ओर देखा।
दीदी, ये औरत बाल विधवा है। इसके देवर के घर बच्चा पैदा हुआ था, पर कुछ ही दिनों में वो मर गया। उसके देवर ने इसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि ये डायन है, इसी ने उसके बच्चे को खा लिया है। तब से ये घर घर मांग कर खाती है और इधर उधर घूमती रहती है। बच्चे वाली औरतें तो इसे अपने पास फटकने भी नहीं देती। आज किसी बच्चे से अनजान में टकरा गई होगी, जिसकी वजह से इसे पीटा जा रहा है। प्रिया ने उसकी जिज्ञासा शांत करने का प्रयत्न किया। प्रिया, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो डायन है? नहीं दीदी, पर गांव के लोग ऐसा मानते हैं। लोग नहीं, अशिक्षा उनके मुंह से ये कहलवा रही है। अगर ये शिक्षित होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। कहते हुए वो आगे बढ़ी तथा उस औरत को बचाने का प्रयत्न करते हुए अपने मन की बात उसने लोगों से कही। आप यहाँ की नहीं हो, आप क्या जानो इनकी करतूतें। एक गांव वाला बोला, भाई ये एक इंसान है और एक इंसान के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। अगर इंसान होती तो बच्चों की मौत नहीं होती। एक दो नहीं, पूरे 4 बच्चों को डस गई है ये डायन। भाई, बच्चों की मृत्यु संयोग भी हो सकती है। किसी बेसहारा पर इस तरह के आरोप लगाना उचित नहीं है। वो कुछ और कहने जा रही थी, तभी पीछे से किसी ने कहा, चलो भाई चलो, ये बड़े ठाकुर साहब की पोती है, इनके मुंह लगना उचित नहीं है। ये कहकर सब चले गए। रिया ने उस औरत को अपने हाथ में पकड़ा, गन्ने का टुकड़ा देना चाहा, पर वो औरत, मैं डायन नहीं हूँ, मैं डायन नहीं हूँ, मैं बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए भागकर झाड़ियों में छिप गई। उसके चेहरे पर डर स्पष्ट नजर आ रहा था। बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी, ये शब्द रिया के दिल पर हथौड़े की तरह प्रहार कर रहे थे। उसने प्रिया की तरफ देखा। वो इस सब से बेखबर गन्ना चूस रही थी। उस औरत की बातें तथा गांव वालों का व्यवहार देखकर वो समझ नहीं पा रही थी कि लोगों के मन में दादाजी के प्रति डर उनके प्रति सम्मान के कारण है या उनके आतंक के कारण। दादाजी गांव में सर्वे सर्वा हैं। लोग कहते हैं उनकी मर्जी के बिना इस गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या दादाजी का इन सब में हाथ है? अगर दादाजी न्यायप्रिय होते तो न छोटी दादी के साथ ऐसी घटना घटती और न ही लोग उस औरत को डायन कहकर मारते पीटते। अजीब मनोस्थिति के साथ वो घर लौटी। मन की बातें माँ से करनी चाहिए, पर वे ताई जी के साथ विवाह की तैयारियों में इतना व्यस्त थी कि बिना सुने ही कहा, मैं बहुत व्यस्त हूँ, कुछ चाहिए तो जा शिखा या प्रिया से कह दे, दिलवा देंगी। शिखा के मेहंदी लगने वाली है, तू भी नीचे आ जा। माँ की बात मानकर वो नीचे आई। मेहंदी की रस्म चल रही थी। वो कैमरा ऑन कर वीडियो बना रही थी। तभी एक आदमी की आवाज़ सुनाई पड़ी, माई बाप, मेरे बेटे को क्षमा कर दीजिए, वे उसे फांसी देने वाले हैं। तेरे बेटे ने काम ही ऐसा किया है, उसे यही सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे दूसरे लोग सबक ले सकें और दोबारा इस गांव में ऐसी घटना ना हो। दादाजी कड़कती आवाज़ में बोले, माई बाप, सूरज की कोई गलती नहीं थी, वो तो कल्लू की बेटी ने उसे फंसा लिया। इस बार उसे क्षमा कर दीजिए, आगे वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सिर्फ उसे ही नहीं, कल्लू की बेटी को भी फांसी देने का फैसला पंचायत सुना चुकी है। मैं उसमें कोई फेरबदल कर समाज को गलत संदेश नहीं देना चाहता। इतना कहकर दादाजी अंदर चले गए और वो आदमी वहीं सिर पटकने लगा। नौकर लोग उसे घसीटकर बाहर ले जाने लगे। पूरा परिवार मूक दर्शक बना पूरी घटना देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस आदमी के लड़के ने किया क्या है, जो वो आदमी दादाजी से अपने पुत्र का जीवन दान मांग रहा है। तभी बुआ जी का स्वर गूंजा, लड़कियों रुक क्यों गई? अरे भाई, नाचो गाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इतनी संवेदनहीनता, ऐसा आचरण, वो भी गांव के लोगों का, जिनके बारे में वो सदा से यही सुनती आई है कि गांव में एक व्यक्ति का दुख सारे गांव का दुख होता है। उसे लग रहा था, कैसे हैं इस गांव के लोग, कैसा है इस गांव का कानून, जो एक प्रेमी युगल को फांसी पर लटकाने का आदेश देता है। उसको रोकने का प्रयास करना तो दूर, कोई व्यक्ति उनके विरुद्ध आवाज़ भी नहीं उठाता, मानो फांसी देना सामान्य बात हो। जब उससे रहा नहीं गया, तब वो प्रिया का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आई। इस पूरे घर में एक वही थी जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सकती थी। कमरे में पहुंचकर रिया ने उससे प्रश्न किया,
तब प्रिया ने उसका आशय समझकर उसका समाधान करने का प्रयास करते हुए कहा, दीदी, गांव में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं। उस आदमी के बेटे ने इस गांव की ही एक लड़की से प्रेम किया तथा उसके साथ विवाह करना चाहता था। उनका गोत्र एक है, एक ही गोत्र में विवाह करना हमारे समाज में वर्जित है। उसे पता था कि उनके प्यार को गांव वालों की मंजूरी कभी नहीं मिल सकती, इसीलिए उन दोनों ने भागने की योजना बनाई। इसका पता गांव वालों को लग गया। पंचायत ने दोनों को मौत की सजा सुना दी। अगर दादाजी चाहते तो वे बच सकते थे, पर दादाजी गांव के रीति रिवाजों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। प्रिया ने जो कहा उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। भावनाओं पर अंकुश न रख पाई और कहा, गांव वाले कानूनन अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? दादाजी ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? दीदी, हमारे गांव में पुलिस का नहीं, दादाजी का शासन चलता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। दादाजी का शासन, क्या दादाजी इस देश के कानून से ऊपर हैं? ये तो मैं नहीं जानती दीदी, पर दादाजी की इच्छा के विरुद्ध हमारे गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता। अरे, तुम दोनों यहाँ बैठी गपशप कर रही हो, नीचे तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं। ताई जी ने कमरे में झांकते हुए कहा। चलो दीदी, वरना डांट पड़ेगी, सकपकाकर प्रिया ने कहा। रिया उसके पीछे खिंची चली गई। शिखा को मेहंदी लगाई जा रही थी। कुछ औरतें ढोलक पर बन्ना बन्नी गा रही थी। सबको हंसते गाते देखकर उसे लग रहा था कि वो भीड़ में अकेली है। गाने की आवाज़ के साथ हम उम्र लड़कियों को थिरकते देख उसके भी पैर थिरकने को आतुर हो उठे थे, पर मन ने साथ नहीं दिया। अवसर पाकर मन की बात माँ से की तो उन्होंने कहा, बेटा, ये गांव है, यहाँ के रीति रिवाज पत्थर की लकीर की तरह हैं। यहाँ हमारा कानून नहीं चलता, तो क्या दबंगों का राज चलता है? रिक्त स्वर में रिया ने कहा। चुप रह लड़की, मुंह बंद रख। अगर तेरे दादाजी ने तेरी बात सुन ली या किसी ने उन तक पहुंचा दी तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि हम सबके साथ कैसा व्यवहार होगा। माँ, क्या इसी डर से सब उनकी गलत बात का भी समर्थन करते हैं? नहीं बेटा, वे बड़े हैं, उन्होंने दुनिया देखी है। वे जो कर रहे हैं वही शायद गांव के लिए उचित हो। माँ ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा। माँ, कहने को तो हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं, पर दो प्यार करने वालों को इतनी बेरहमी से मृत्यु दंड। बेटा, मैं मानती हूँ ये गलत है, लेकिन जिन बातों पर हमारा वश नहीं उनके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। माँ, बात हानि लाभ की नहीं, उचित अनुचित की है। कहाँ हो रिया की माँ? शिखा का सूटकेस पैक करा दो। ताई जी की आवाज़ आई। आई दीदी कहकर माँ शीघ्रता से चली गईं। उनके प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं है। विचारों का झंझावत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। पहले सती दादी, फिर डायन, और अब ये पंचायत का फैसला। कहीं तो कुछ गलत हो रहा है जिसे उसका मासूम मन पचा नहीं पा रहा था। मन की शांति के लिए वो अकेले ही मंदिर की ओर चल दी। मंदिर पहुंचते ही फिर सती दादी का विचार मन पर हावी हो गया, जिनसे वो कभी मिली नहीं थी, देखा भी नहीं था। उनसे कुछ ही दिनों में न जाने कैसा तारतम्य स्थापित हो गया था। बार बार उनका चेहरा उसके जहन में आकर उसे बेचैन कर रहा था। वो मंदिर के सामने खड़ी होकर मंदिर से लगी उनकी तस्वीर को निहारने लगी। तस्वीर में वे 20-22 वर्ष से ज़्यादा नहीं होंगी। चेहरे पर छाई भोली मुस्कान ने उसका मन मोह लिया। वो कल्पना ही नहीं कर पा रही थी कि जब वे जली होंगी तो उनका यही चेहरा कितना विभत्स हो गया होगा। बेटी, तुम कभी विवाह नहीं करना, और अगर विवाह हो गया तो कभी कन्या को जन्म नहीं देना। पीछे से आवाज आई। आवाज सुनकर उसने पलटकर देखा तो पाया सफ़ेद बाल तथा झुर्रियों वाला चेहरा उसकी ओर निहार रहा था। रिया को अपनी ओर देखकर उसने अपनी बात फिर दोहराई। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ बेटी। बेटी के दुख से बड़ा कोई दुख इस दुनिया में नहीं है। हताश निराश औरत की दुख भरी आवाज़ सुनकर रिया का मन विचलित हो उठा। ध्यान से देखा तो पाया वो लगभग 80 वर्ष की बुढ़िया हैं। वो मंदिर की दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठी थीं तथा उसी की तरह मंदिर को निहारे जा रही थी। चेहरे पर दर्द की अजीब रेखाएं खिंचाई थी। उसे एहसास हुआ
कि ये अनजान वृद्धा भी उसी की भांति किसी बात से परेशान है। इससे बातें करके शायद उसके मन का द्वंद्व शांत हो जाए। वो नहीं जानती थी कि वो वृद्धा उसकी बात भी समझ पाएंगी या नहीं, पर कहते हैं मन का गुबार किसी के सामने निकाल देने से मन शांत हो जाता है। यही सोचकर वो जाकर उनके पास बैठ गई तथा मन की बातें जुबान पर आ गई। दादी, ये सती रानी का मंदिर है। कहते हैं ये अपने पति को बहुत प्यार करती थी। उनके जाने का गम नहीं सह पाई, इसीलिए उनके साथ सती हो गई। पर क्या एक औरत को अपने पति से अलग कोई दुनिया नहीं होती? ये तो आत्मदाह ही हुआ ना। कहते हुए उसने फ़ोन पर ये सोचकर रिकॉर्डिंग करनी प्रारंभ कर दी कि शायद इस घटना से संबंधित कोई सूत्र उसे मिल जाए। वृद्धा कुछ क्षण के लिए उसे देखती रही, फिर कहा, बेटी, तुम्हारा प्रश्न जायज़ है, पर मर्द के लिए औरत सिर्फ औरत है। मर्द ही उसे कभी पत्नी बनाता है तो कभी माँ, यहाँ तक कि सती भी। इस संसार की जननी होते हुए भी स्त्री सदा अपने के हाथों ही चली गई है। क्या आप कहना चाहती हैं दादी? मैं सच कह रही हूँ बिटिया। लगता है तुम इस गांव में नई आई हो। हाँ दादी, प्यार अलग बात है, पर मुझे विश्वास ही नहीं होता कि कोई औरत अपनी मर्जी से अपनी जान दे सकती है। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं तुझे सच्चाई बताऊंगी, पर पता नहीं तू भी औरों की तरह बात पर विश्वास करेगी या नहीं। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, बल्कि पगली कहकर लोग सदा मेरा तिरस्कार ही करते रहे। सती रानी कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी सीता है। आपकी बेटी सीता? आश्चर्य से रिया ने कहा। हाँ बेटी, मेरी बेटी सीता। पिछले 40 वर्षों से मैं इसे न्याय दिलवाने के लिए भटक रही हूँ, पर कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करता। इसके पति प्रताप सिंह की मृत्यु एक बीमारी में हो गई थी। उस समय ये पेट से थी। उसके जेठ को लगा भाई तो गया ही, अब दूसरे घर की ये लड़की उनकी सारी संपत्ति में हिस्सा मांगेगी। इसीलिए बलपूर्वक इसे अपने भाई की चिता के साथ जलने को मजबूर कर दिया। इस बात की खबर उस घर में काम करने वाली नौकरानी ने हमें दी थी। हमने जब अपनी बात ठाकुर के सामने रखी तो वो आग बबूला हो गया। हमने गांव वालों के सामने अपनी बात रखी, तब ठाकुर के डर से किसी गांव वाले ने हमारा समर्थन नहीं किया। और तो और नौकरानी भी अपनी बात से मुकर गई। जब मेरे पति और बेटे ने ठाकुर को देख लेने की धमकी दी, तब ठाकुर ने न केवल मेरे पति बल्कि मेरे बेटे को भी अपने गुंडों के हाथों मरवा दिया। सब कुछ समाप्त हो गया बेटी। दादी, वो दरिंदा कौन था? ठाकुर राघव प्रताप सिंह। ठाकुर राघव प्रताप सिंह सुनकर रिया स्तब्ध रह गई। हाँ बेटी, वो दरिंदा ठाकुर राघव प्रताप सिंह ही था जिसने मेरी बेटी को मरने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे विरोध करने पर उसने मेरे पूरे परिवार को मिटा डाला। मैं किसी तरह बच भागी तो मुझे पागल घोषित कर दिया। दादाजी ने ऐसा किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दादाजी ऐसा नहीं कर सकते। अचानक रिया के मुंह से निकला, क्या तुम ठाकुर राघव की पोती हो? उस वृद्धा के चेहरे पर आश्चर्य झलका, पर उसके उत्तर देने से पूर्व ही वो फिर कह उठी, मैं जानती थी तुम भी औरों की तरह मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करता, सब मुझे पगली कहती हैं। पगली? अट्टहास करती हुई वृद्धा उठी और टेढ़े मेढ़े रास्तों में खो गई। वो वृद्धा सचमुच उसे पगली ही लगी, पर वो झूठ क्यों कहेगी? एक माँ होकर वो भला अपनी बेटी की छवि को धूमिल क्यों करेगी? किसी पर बेबुनियाद आरोप क्यों लगाएगी? ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो आखिर सच्चाई क्या है? तभी पिछली सारी घटनाएं उसके मन मस्तिष्क में घूम घूम कर उस बुढ़िया की बात की सत्यता का एहसास कराने लगी। प्रिया भी यही कह रही थी कि सती दादी हमारी छोटी दादी हैं। तो क्या दादाजी ने जायदाद के लिए अपने छोटे भाई की पत्नी को सती होने के लिए मजबूर किया? उन पर किसी को शक ना हो, इसीलिए उन्होंने सती दादी को इतना महिमा मंडित कर दिया कि वहां पर हर वर्ष मेला लगने लगा। रिया का मन कल से भी अधिक अशांत हो गया था। दादाजी का एक विभत्स चेहरा सामने आया था।
एक दबंग और उससे भी अधिक लालची, जिसने पैसों के लिए अपने ही छोटे भाई की गर्भवती पत्नी की जान ले ली। उसका मन किया कि जाकर सीधे दादाजी से पूछे, पर उसने पूछने की हिम्मत नहीं थी। वे इतने रौबीले थे कि बच्चे बड़े सभी उनसे डरते थे। जमींदारी चली गई, पर जमींदार होने का एहसास अभी भी बाकी था। वैसे भी वे अपना गुनाह क्यों कबूल करेंगे, जिस गुनाह को छिपाने के लिए उन्होंने छोटी दादी के घर वालों को मिटा डाला, गांव वालों का मुंह बंद कर दिया। दादाजी से रिया का बात करना या बहस करना व्यर्थ था, पर उसके जमीर ने उसका साथ नहीं दिया। वो अपने प्रश्नों का भंडार लेकर उनके कमरे की ओर गई। कमरे से आती आवाज़ों ने उसे चौकन्ना कर दिया। सुराग पाने की कोशिश में उसने मोबाइल ऑन कर दिया। ठाकुर साहब संभालिए अपनी पोती को। आज जब वो गन्ने के खेत में थी, तभी हम उस कम्मों को सताते हुए उधर से गुजरे। आपकी बात मानकर हमने कम्मों को लोगों की नज़रों में डायन बना दिया। कम्मों को मारते देखकर आपकी पोती ने हमें मना किया। जब हमने कहा कि वो डायन है, तब उसने कहा कि डायन वायन कोई नहीं होती। बच्चे उसकी बुरी नज़र के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारणों से मरे हैं। वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। आज उसे मंदिर में उस बुढ़िया से बातें करते भी देखा। अगर कुछ दिन और वो यहाँ रही तो हमें डर है कि कहीं कम्मों का भेद न खुल जाए। आज तो कम्मों ने उससे बात नहीं की। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा करो, कम्मों को समाप्त कर दो। आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से हमारे चरित्र पर कोई दाग लगे। बस इतना ध्यान रखना कि उसकी मृत्यु एक हादसा लगे। इतना अभी रखो, बाद में और दूंगा। दादाजी ने उसके हाथ में नोट की गड्डी रखते हुए कहा। तो क्या दादाजी और कम्मो? पहले उसके साथ, फिर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। वो किसी को सच्चाई ना बता पाए, इसीलिए उसे डायन बना दिया। ये सुनकर वो अवाक रह गई। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे चैतन्य किया। वो ओट में खड़ी हो गई। दादाजी का एक अन्य घिनौना रूप उसके सामने था। अवसर पाकर माँ से बात कही तो वे एकदम घबरा गईं। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर कोने में ले गईं और संयत होकर बोली, क्या बकवास कर रही है रिया? माँ, आपका व्यवहार देखकर लग रहा है मेरी बातों में सच्चाई है। कम्मो, वो वृद्ध औरत जो सीता दादी की माँ है और जिसे सब पगली कहते हैं, उन्होंने मुझसे जो कुछ भी कहा वो सच है। व्यर्थ के पचड़ों में मत फंसो। जो मुझसे कहा है वो घर में किसी और से मत कहना। हल्दी की रस्म प्रारंभ होने वाली है, कपड़े बदलकर वहाँ पहुँचो। माँ किसी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उसे आदेश देती हुई चली गईं। दादाजी, जिन्हें वो सदा सम्मान देती आई थी, आज उसे दरिंदा नजर आने लगे। इंसान के रूप में खूंखार जानवर, जिन्होंने जायदाद के लिए अपने छोटे भाई की पत्नी को मरने पर मजबूर किया, कम्मों को बर्बाद किया। इन जैसे लोगों के लिए किसी का मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि जायदाद के आगे इंसानी रिश्तों, भावनाओं की भी इनके लिए कोई अहमियत नहीं है। वे अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर उनसे भी ज़्यादा माँ का व्यवहार उसे आश्चर्यजनक लग रहा था। वे शहर में महिला मुक्ति आंदोलन की संरक्षक हैं। जहाँ कहीं अत्याचार होते वे अपनी महिला वाहिनी लेकर पहुँच जाती हैं तथा पीड़िता को न्याय दिलवाने का प्रयत्न करती हैं। पर यहाँ सब कुछ जानते समझते हुए भी वे मौन हैं। पर क्यों? ये सच है कि ये घटना उनके सामने घटित नहीं हुई, लेकिन उस वृद्धा को तो न्याय दिलवा सकती थी, जो अब भी न्याय की आस में भटक रही है। तो क्या वे दादाजी अपने ससुर के विरुद्ध आवाज़ उठाती? अवचेतन मन ने सवाल किया। अगर वे ऐसा करती तो क्या उनका भी वही हाल नहीं होता जो उस वृद्धा का हुआ? और फिर वे सबूत कहाँ से ले आती? किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए और दादाजी के विरुद्ध गवाही देता कौन ऐसा था? आश्चर्य तो उसे इस बात का था कि पापा जज होते हुए भी मौन रहे। रिया का मन बार बार उसे धिक्कार रहा था। पर अब तुम क्या कर रही हो? तुम्हें भी तो अब सब कुछ पता है। क्यों नहीं सबके सामने जाकर सच्चाई उगल देती?
क्यों नहीं दादाजी के चेहरे पर लगे मुखौटे को हटाकर उनका विभत्स चेहरा समाज के सामने लाकर उन्हें बेनकाब कर देती। पर क्या ये इतना आसान है? सच्चाई ये है कि इंसान दूसरों से तो लड़ भी ले, लेकिन अपनों के आगे बौना हो ही जाता है। गांव की जिन मधुर स्मृतियों को वो सहेजे हुए थी, उनमें ग्रहण लग गया था। उसका मन कर रहा था कि यहाँ के घुटन भरे माहौल से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ उसे सुकून मिल सके। पर जाए भी तो जाए कहाँ? जहाँ भी जाएगी, क्या इन विचारों से मुक्ति पाएगी? तो वो क्या करे? क्या वो भी पूरा जीवन अपने परिवार के अन्य सदस्यों की तरह ही इस अन्याय को दिल में समाये जीवन गुजार दे? पर वो ऐसे नहीं जी पाएगी, तो फिर वो क्या करे? उसका सर्वांग सुलग उठा, मन का ज्वालामुखी फटने को आतुर था। आज तो मीडिया का जमाना है, इस घटना को किसी पत्र पत्रिका में प्रकाशित करवा दो। अवचेतन मन से आवाज आई। उसने डायरी निकाली तथा अपने विचारों को कलमबद्ध करने लगी। मन के झंझावतों से मुक्त होने का उसके पास एक यही साधन था। अपने लेख को किसी पत्रिका में छपवाकर दादाजी को बेनकाब करने का उसने मन ही मन प्रण कर लिया था। दीदी, आप क्या कर रही हैं? यहाँ भी आपका लिखना पढ़ना नहीं छूटा। चलिए नीचे, सब आपको ढूंढ रहे हैं, प्रिया ने आकर कहा। हाँ, चल रही हूँ। उसने डायरी अपने सूटकेस में रख दी। प्रिया उसे लगभग खींचते हुए नीचे ले आई। शिखा को हल्दी लगाई जा रही थी। कुछ औरतें ढोलक पर बन्ना बन्नी गा रही थी। माँ के चेहरे पर उसे देखते ही चिंता की रेखाएं खिंच गईं। शायद उन्हें डर था कि वो कहीं किसी के कुछ कह ना दे, व्यर्थ रंग में भंग हो जाएगा। सबको हंसते गाते देखकर वो भी स्वयं को सहज नहीं कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि वो भीड़ में अकेली है। तभी उसने सोचा, उसे जो करना है वो तो करेगी ही, पर वो हंसी खुशी के माहौल को बदरंग नहीं करेगी। जब लौट कर आई तो उसने डायरी के पन्ने फटे पाए। पीछे पीछे उसकी माँ भी आ गई। उसे परेशान देखकर बोली, बेवकूफ़ लड़की, गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश मत कर। मत भूल कि वे तेरे दादाजी हैं, इस गांव के सम्मानित व्यक्ति, लोगों के लिए देवता स्वरूप। ऐसा तो सदियों से होता आ रहा है। वैसे भी तेरी बात पर विश्वास कौन करेगा? वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी काम से यहाँ आई थी। तेरा सूटकेस खुला देखकर बंद करने लगी तो डायरी देखकर शक हुआ और मैंने देख लिया। अगर तेरी ये हरकत घर में किसी को भी पता चल गई होती तो तेरे साथ हमारा जीना भी दूभर हो जाता। फिर जायदाद, आखिर ये पैसा इंसान को किस हद तक गिराएगा? नीचे ताई जी की आवाज़ सुनकर माँ दंदनाती हुई चली गई थी। वो लाचार सी बैठी सोचने लगी कि हर समय में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत ही चरितार्थ होती है। जिसके हाथ में ताकत है वही समर्थ है। कानून उसके हाथ का खिलौना बनकर रह जाता है। शायद इसीलिए माँ पापा सब कुछ जानते और समझते हुए भी चुप रहे, और शायद इसी मानसिकता के तहत उसके अन्याय के विरुद्ध मुंह खोलने की कोशिश को माँ गलत ठहराकर उसे चुप रहने के लिए विवश कर रही हैं। बार बार उस वृद्धा के शब्दों के साथ उनका अट्टहास मन मस्तिष्क में गूंजकर उसे बेचैन करने लगा। पिछले 40 वर्षों से मैं उसे न्याय दिलवाने के लिए भटक रही हूँ, पर कोई मेरी बात विश्वास ही नहीं करता। सब मुझे पगली कहती हैं, पगली। वो तो उस वृद्धा से भी अधिक लाचार है। वो कम से कम न्याय की गुहार तो लगा रही है, पर वो तो सब जानते बूझते हुए भी चुप रहने को विवश है। वो बेचैनी में अपना मोबाइल सर्च करने लगी। तभी मंदिर में वृद्धा से बातचीत का वीडियो नजर आया। साथ ही गन्ने के खेत में लोगों का कम्मों के साथ जोर जबरदस्ती का भी वीडियो था। साथ ही उसमें कम्मों की आवाज़, मैं डायन नहीं हूँ, डायन नहीं हूँ, मैं बड़े ठाकुर को नहीं छोड़ूंगी, ये आवाज़ उसे विचलित करने लगी थी। अपने बेटे के जीवन की भीख मांगते आदमी का तथा उसकी आवाज़ को नकारते दादाजी की आवाज़ के साथ कम्मों को मारने का आदेश देते हुए दादाजी की आवाज़ ने उसे संज्ञा शून्य बना दिया था। सारे सबूत सिर्फ एक ही ओर इशारा कर रहे थे, तुम विवश नहीं हो। संवेदनशील मस्तिष्क कभी विवश नहीं हो सकता। अपने भीतर की ये आवाज़ सुनकर एकाएक उसने निर्णय लिया कि वो अपनी पत्रकार मित्र शिल्पा की सहायता से वीडियो क्लिप के जरिए
अपराधियों को दंड दिलवाएगी तथा समाज का ये विद्रूप चेहरा सामने लाएगी। समाज का कटु सत्य तो कम से कम समाज के सामने आएगा। सोचकर रिया ने संतोष की सांस ली। शिल्पा और उसकी टीम के 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद आखिर जयपुर का धीरज टूट गया और दादाजी का घिनौना रूप समाज के सामने आ ही गया। टीवी पर फ्लैश होती वीडियो क्लिप को देखकर माँ बाप हैरान थे, पर रिया संतुष्टि का अनुभव कर रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।